हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वीडियो 10 और ये हमारा लास्ट वीडियो है। इसके अंदर जो है हम पोटेंशियोमीटर की जो लास्ट एप्लीकेशन है वो पढ़ने वाले हैं, कैलिब्रेशन ऑफ अमीटर बाय पोटेंशियोमीटर। और जब हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर हम अमीटर का कैलिब्रेशन कर रहे हैं और जो पोटेंशियोमीटर होता है उसका फंक्शन क्या होता है, वो पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ कैलकुलेट करके देता है। सो बेसिकली अब हमारा प्रिंसिपल क्या रहेगा, द पोटेंशियल डिफरेंस एट द एंड्स ऑफ ए रेजिस्टेंस ऑफ 1 ohm ड्यू टू करंट फ्लोइंग इन इट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द करंट। कहने का मतलब यह है कि जैसे कि हम जानते हैं कि जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग करंट इनटू रेजिस्टेंस होता है। और अगर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को 1 ohm रख देंगे तो जो हमारा पोटेंशियल ड्रॉप है वो करंट की वैल्यू के बराबर हो जाएगा। सो इस तरीके से हम पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल करके जो है अमीटर का कैलिब्रेशन कर सकते हैं। और हमने लास्ट वीडियो के अंदर ये देखा था कि कैलिब्रेशन का मतलब ये होता है कि सेम फिजिकल क्वांटिटी को दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है और उसमें रीडिंग में कितना एरर है वो हम उसके अंदर कैलकुलेट करते हैं। तो ये प्रोसेस ही हमारा कैलिब्रेशन कहलाता है। सो हमने यहाँ पर क्या किया कि अगर हम इस सर्किट को अगर हमारे वोल्टमीटर के सर्किट से अगर कंपेयर कर रहे हैं तो जो इसमें हम ये देख सकते हैं कि जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन जो एक मेन डिफरेंस है वो हमको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जो हमने यहाँ पर पिछले सर्किट के अंदर जो लास्ट सर्किट था उसके अंदर हमने एक रेजिस्टेंस बॉक्स का इस्तेमाल किया था और रेजिस्टेंस बॉक्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप था उसको मेजर करने के लिए हमने वोल्टमीटर लगाया था। लेकिन हमने यहाँ पर उस रेजिस्टेंस बॉक्स को रिप्लेस कर दिया है और इसकी जगह जो है हम एक 1 ohm के स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसके अक्रॉस जो करंट फ्लो होगी उसको मेजर करने के लिए, क्योंकि हमें अमीटर का कैलिब्रेशन करना है तो हमें एलीमीटर भी लगाना पड़ेगा। और नॉर्मली एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जो अमीटर होता है वो हमेशा सीरीज में लगाया जाता है। और उसके बाद अगेन हम यहाँ पर एक रियोस्टेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो रियोस्टेट क्योंकि ऊपर हमने RH1 लिया था तो इस रियोस्टेट को हम RH2 से इंडिकेट करेंगे। सो ये बेसिक हमारा प्रिंसिपल हो गया कि किस तरीके से हम अमीटर का कैलिब्रेशन करेंगे। उसके बाद में हमें क्या करना है कि हमें किस तरीके से इसको जो इसकी वर्किंग है उसको समझना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे हम ये जानते हैं कि जो प्राइमरी सर्किट होता है उसके अंदर K1 की को हमेशा क्लोज करके रखा जाता है। और उसके बाद जब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि जो हमारा K और Z के बीच में जो की है उसको हम क्लोज कर देते हैं। और X और Z के बीच में X और Z के बीच में जब हम उस की को क्लोज कर देते हैं तो उस की को जो है हम K3 से इंडिकेट करते हैं। और ये जो है हमारा स्टैंडर्ड सेल है। स्टैंडर्ड सेल हम जानते हैं कैडमियम या डेनियल सेल का इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो स्टैंडर्ड सेल है इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग बैलेंसिंग लेंथ हमें कैलकुलेट करनी है। बैलेंसिंग लेंथ कैलकुलेट करने के लिए जो ये Z टर्मिनल होता है इसको हम गैल्वेनोमीटर जोकी से कनेक्ट कर देते हैं। हमें जोकी को जो है पोटेंशियोमीटर के वायर पे स्लाइड करना पड़ता है और जब गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो जाता है तो जो कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ है उसको मेजर कर लिया जाता है। इसके लिए पोटेंशियोमीटर के ऊपर एक वुडन स्केल लगा हुआ होता है। तो उसके और हम अगर ईएमएफ की डेफिनेशन लेते हैं तो अगर हमारा जो फर्स्ट स्टेप है उसके अंदर हमको क्या करना है, व्हेन की इज प्लग्ड, व्हेन की K3 इज प्लग, जब हमारी K3 की को जो प्लग कर दिया जाएगा तो जो हमारा ये वाला सर्किट है स्टैंडर्ड सेल का जो सर्किट है वो एक्टिव हो जाएगा। और यहाँ का जो EMF है ES वो बराबर हो जाएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू बैलेंसिंग लेंथ। हम ES की वैल्यू जानते हैं तो इसके अकॉर्डिंग हम X की वैल्यू यानी कि जो हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट है उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वो हो जाएगा आपका ES/L1। और इक्वेशन नंबर हमारी क्या हो गई, 1 हो गई। अब जैसे हमने वोल्टमीटर के कैलिब्रेशन में किया था कि अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि Z और Y के बीच में जो है की को प्लग कर देते हैं और इस की को हम K4 से डिनोट करते हैं। जैसे हम इस K4 की को प्लग करेंगे तो जो हमारा नीचे वाला सर्किट है जो 1 ohm स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस वाला जो सर्किट है वो एक्टिव हो जाएगा। और जब ये एक्टिव हो जाएगा इसके अंदर जो करंट जो है वो फ्लो कर रही है तो डेफिनेटली यहाँ पर
जो है एक पोटेंशियल ड्रॉप भी होने वाला है। इस पोटेंशियल ड्रॉप को हम मेजर करना चाहते हैं। इसके लिए हमें वापस जो है जोकी को इस पोटेंशियोमीटर की 10 मीटर लेंथ पे स्लाइड करना पड़ेगा। एक पर्टिकुलर लेंथ के ऊपर गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जो है वो 0 हो जाता है। उस लेंथ को हम वुडन स्केल से मेजर कर लेते हैं और उस लेंथ को हम क्या बोल रहे हैं, L2। तो इसमें हम x की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो v डैश किसके बराबर हो जाएगा, ES अपॉन L1 इंटू L2। अगर हम इन स्टेप्स को ऑब्जर्व करते हैं तो जो हमारा पहला वाला जो वीडियो था, ये जो फोर्थ एप्लीकेशन थी जिसके अंदर हमने वोल्ट मीटर को कैलिब्रेट किया था, तो यहाँ तक हमारे स्टेप में किसी तरह का कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। यानी कि आपको जो है पोटेंशियोमीटर से जो पोटेंशियल डिफरेंस लेना है उसको V डैश से इंडिकेट करना है, लेकिन हमें यहाँ पर जो है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें जो है किसकी रिक्वायरमेंट है, करंट की रिक्वायरमेंट है। सो हम जानते हैं कि जो हमारा ये वाला जो करंट होगा, ये वाली जो हमारी, क्योंकि हम जानते हैं कि I डैश जो है वो V डैश के बराबर हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू ES अपॉन L1 इंटू L2। अब हमें वापस यहाँ पे समझना है कि जो I डैश है, जो करंट की वैल्यू है, वो बेसिकली जो है करंट की वैल्यू हमको किससे मिल रही है, विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। और हमको जो करंट की वैल्यू अमीटर से मिलेगी उसको हम किससे डिनोट करते हैं, I से। ये हमारी अमीटर रीडिंग है, दिस इज अमीटर रीडिंग। और जब हमें दोनों रीडिंग्स ऑब्जर्व हो जाती है तो हम क्या करते हैं, एरर कैलकुलेट कर लेते हैं। एरर जो है हमारा प्लस और माइनस दोनों हो सकता है। दिस इज इक्वल टू I माइनस I डैश, यानी अमीटर की रीडिंग में से हमें क्या करना है, पोटेंशियोमीटर की रीडिंग को माइनस करना है, जिससे हमें करंट में जो एरर है वो पता चल जाएगा। अब यहाँ पर जैसे हमने लास्ट एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या किया था, हमने रेजिस्टेंस बॉक्स में से रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करके और अलग अलग ऑब्जर्वेशंस ली थी, लेकिन यहाँ पर हमें थोड़ा सा जो है डिफरेंस करना पड़ेगा। हम अब क्या करने वाले हैं, रियोस्टेट को जो है मूव करने वाले हैं और बाय जब चेंजिंग द पोजिशन ऑफ द RH2 different observations are obtained and every observation the value of delta I is obtained। कम से कम हमें इस एक्सपेरिमेंट के अंदर 8 से 10 जो ऑब्जर्वेशन जो है वो रिकॉर्ड करनी पड़ेगी और सेम रिकॉर्ड करने के बाद में सेम हमें प्रोसेस आगे भी फॉलो करना पड़ेगा। यानी कि हम क्या करेंगे, इसके लिए कैलिब्रेशन कर्व जो है वो ड्रॉ करेंगे और कैलिब्रेशन कर्व के लिए हमें जो अमीटर की रीडिंग्स हैं उसको एक्स एक्सिस के अलोंग लेना पड़ता है और जो हमारा एरर आता है I माइनस I डैश उसको हम क्या करते हैं, वाई एक्सिस के अलोंग लेते हैं। तो हमारे पास में इस तरह के जो है पॉइंट्स मिलते हैं, इसको अगर हम ज्वाइन कर लेते हैं तो हमारे पास एक कर्व ऑब्टेन होता है और इस कर्व को हम कैलिब्रेशन कर्व कहते हैं। सो इसके साथ ही हमारा जो हमारी पोटेंशियोमीटर की जो 5 एप्लीकेशंस थी वो ख़त्म हो जाती हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन में हमने किसी प्राइमरी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया था। सेकंड एप्लीकेशन के अंदर हमने 2 सेल्स प्राइमरी सेल्स के EMF को कंपेयर किया था। उसके बाद में हमारे पास अभी जो लास्ट के जो 2 ऑब्जर्वेशंस हैं उसके अंदर हम कैलिब्रेशन कर रहे हैं अमीटर एंड वोल्टमीटर का। और उसके बाद में जो थर्ड एप्लीकेशन थी उसके अंदर हमने स्मॉल रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया था विद द हेल्प ऑफ द पोटेंशियोमीटर। और इसके साथ ही हम अपने इस चैप्टर को भी कंप्लीट करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर।